नमस्कार और द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और तैयारी भी एकदम जोरों पर चल रही होगी। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो किताबों से जुड़ा हुआ, लेकिन इसका असर देश की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और कह सकते हैं कि हर क्लासरूम पर पड़ने वाला है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों की। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आजकल खूब चर्चा हो रही है। यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। इरादा तो अच्छा लगता है सुनने में। इरादा तो अच्छा है, लेकिन इन नियमों के आते ही एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। कैंपस में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। और देखिए, यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। एक तरफ तो ये नियम सुरक्षा देने का वादा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे खतरे की घंटी बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि सच क्या है? क्या ये नियम समानता की दिशा में एक जरूरी कदम है, या इनसे कैंपस का माहौल और ज्यादा बिगड़ जाएगा? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को अचानक इतने सख्त नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, ये सबसे पहला सवाल है। ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसकी जड़ें कुछ बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली घटनाओं से जुड़ी है। ये कोई नई समस्या तो नहीं है ना? हम्म, किन घटनाओं ने इस मुद्दे को इतना जरूरी बना दिया कि देश की सबसे बड़ी अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा? बिल्कुल। याद होगा 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला का मामला, हाँ, याद है। और 2019 में मुंबई की डॉक्टर पायल तड़वी का मामला। इन दोनों ही होनहार युवाओं की जान चली गई और आरोप लगे कि उन्हें लगातार जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। चाहिए वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मुझे याद है उस वक्त बहुत गुस्सा था लोगों में। ये सिर्फ खबरें नहीं थी, ये एक तरह का आईना था जिसने हमें दिखाया कि हमारे मंदिर ऑफ लर्निंग कहे जाने वाले संस्थानों में भी कितनी गहरी खाई है। आपने बिल्कुल सही कहा। इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने यूजीसी को साफ निर्देश दिए कि आप सिर्फ सर्कुलर जारी करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अच्छा। आपको ठोस और कड़े नियम बनाने होंगे ताकि भविष्य में कोई और रोहित या पायल इस भेदभाव का शिकार न बने। यूजीसी का ये जो नया ढांचा है, ये उसी आदेश के जवाब में तैयार किया गया है। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाए गए एक फ्रेमवर्क है। यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, इक्विटी। इक्विटी। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इक्वालिटी यानी समानता के बारे में तो पढ़ते हैं। ये इक्विटी से अलग कैसे है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इक्वालिटी का मतलब है सबको एक बराबर चीज देना। सबको एक बराबर। हाँ, मान लीजिए 3 लोग हैं, एक लंबा, एक औसत कद का और एक छोटा। आपने तीनों को एक ही साइज का स्टूल दे दिया मैच देखने के लिए। ये इक्वालिटी है। लेकिन इससे छोटे कद वाले को कोई फायदा नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। इक्विटी का मतलब है जरूरत के हिसाब से मदद करना। यानी लंबे वाले को कोई स्टूल नहीं, औसत वाले को छोटा स्टूल और सबसे छोटे वाले को सबसे बड़ा स्टूल देना, ताकि तीनों बराबर आकर मैच देख सके। ये नियम उसी इक्विटी को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। यानी जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं उन्हें सिस्टम में बराबर लाने के लिए खास मदद देना। अब सवाल ये है कि यूजीसी ने ये इक्विटी वाला सिस्टम जमीन पर उतारा कैसे है? ये काम कैसे करेगा? इसके लिए एक पूरा कह सकते एक सुरक्षा तंत्र बनाया गया है। आप इसे एक 3 लेयर वाला सेफ्टी नेट समझ सकते हैं, जिसका नाम है इक्विटी कमिटी सिस्टम। 3 लेयर सेफ्टी नेट, ठीक है। तो इसकी पहली लेयर क्या है? सबसे ऊपरी और सबसे ताकतवर लेयर है इक्विटी कमेटी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा। हाँ, शिकायतों पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार इसी कमेटी के पास होगा। इसमें प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर और छात्र प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ठीक है, कमेटी जो फैसले लेगी। दूसरी लेयर क्या है? दूसरी लेयर थोड़ी अलग है। इसका नाम है इक्विटी स्क्वाड। ये एक तरह की निगरानी टीम होगी। इसका काम सिर्फ शिकायत आने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि कैंपस में घूमना, माहौल पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना है कि कहीं भेदभाव पनप तो नहीं रहा। एक मिनट, स्क्वाड जो कैंपस में गश्त लगाएगी? ये सुनने में थोड़ा पुलिस जैसा नहीं लगता? क्या इससे कैंपस में एक डर का माहौल नहीं बन जाएगा कि कोई हमें लगातार देख रहा है? ये चिंता बिल्कुल जायज है और आलोचक इस पर सवाल उठा भी रहे हैं। नियम बनाने वालों का तर्क है कि इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि घटनाओं को होने से पहले ही रोकना है। लेकिन हाँ, इसका जमीनी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये स्क्वाड काम कैसे करती है। और तीसरी लेयर सबसे सीधी और जरूरी है, इक्विटी हेल्पलाइन। हेल्पलाइन। हाँ,
एक डेडिकेटेड फोन नंबर जिस पर कोई भी पीड़ित छात्र बिना डरे सीधी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम तो काफी मजबूत लगता है। शिकायत करने का रास्ता भी है, निगरानी की व्यवस्था भी है। लेकिन भारत में सिस्टम तो बहुत बनते हैं। असली परीक्षा तो इस बात की होती है कि वो काम कितनी तेजी से करते हैं। क्या इसके लिए कोई टाइमलाइन है? बिल्कुल, और यहीं पर इस नियम की असली सख्ती दिखती है। टाइमलाइन सुपर फास्ट है। अच्छा। मान लीजिए किसी छात्र ने हेल्पलाइन पर शिकायत की, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इक्विटी कमेटी को बैठक बुलानी होगी। सिर्फ 24 घंटे? ये तो वाकई बहुत तेज है। मतलब आज शिकायत हुई तो कल तक उस पर पहली सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए। हाँ, इसके बाद कमेटी को पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। और रिपोर्ट आने के बाद भी कोई ढील नहीं। फिर क्या? रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के अंदर आरोपी पर कार्यवाही करना जो है। मतलब शिकायत से लेकर कार्रवाई तक पूरी प्रक्रिया 1 महीने से भी कम समय में पूरी करनी होगी। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन मान लीजिए कोई छात्र कमेटी के फैसले से खुश नहीं है, उसे लगता है कि न्याय नहीं हुआ, तब क्या? उसके लिए भी एक रास्ता है। छात्र लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। अच्छा, अपील का भी अधिकार है? हाँ, एक तरह से फैसले की समीक्षा का अधिकार देता है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये नियम सिर्फ सरकारी कॉलेजों पर नहीं, बल्कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजों पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होगा। तो सिस्टम मजबूत है, टाइमलाइन सख्त है। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो होता क्या है? क्योंकि बिना सजा के डर के कोई भी नियम प्रभावी नहीं होता। सजा के प्रावधान बहुत कड़े हैं और शायद इसीलिए कुछ छात्र डरे हुए भी हैं। क्या सजा है? अगर कोई छात्र भेदभाव का दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षा से ही बाहर कर दिया जा सकता है, जिसे डी बार करना कहते हैं। अरे, डिग्री रोकना या परीक्षा से बाहर करना, ये तो किसी भी छात्र के लिए करियर खत्म होने जैसी सजा है। मतलब एक गलती किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। यहाँ तो दांव बहुत ऊंचे हैं। बहुत ज्यादा। और सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, संस्थानों के लिए भी जवाबदेही तय की गई है। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को लागू करने में आनाकानी करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता यानी रिकॉग्निशन रद्द कर सकता है। मान्यता रद्द? हाँ, और इससे भी बड़ी बात, यूजीसी उस संस्थान को मिलने वाली सारी सरकारी ग्रांट यानी फंड्स भी रोक सकता है। बिना फंड के कोई भी संस्थान चल नहीं सकता। जाहिर है। तो यहाँ तक सुनने में तो सब ठीक लगता है। एक समस्या है, उसके समाधान के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और उसे ना मानने पर सजा भी है। तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसके कुछ खास प्रावधानों को लेकर है। और विवाद का सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ बिंदु है अप्रत्यक्ष भेदभाव यानी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये शब्द मैंने भी पढ़ा, अप्रत्यक्ष भेदभाव। ये सुनने में ही काफी उलझा हुआ लगता है। इसे आसान भाषा में समझाइए, इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष भेदभाव तो साफ है। आपने जानबूझकर किसी की जाति को लेकर उस पर टिप्पणी की या उसे किसी अवसर से वंचित किया। ये सीधा भेदभाव है। ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष भेदभाव कहता है कि आपका इरादा शायद भेदभाव करने का नहीं था, लेकिन आपकी किसी पॉलिसी, किसी नियम या किसी बात से सामने वाले व्यक्ति को भेदभाव महसूस हुआ, तो भी आप दोषी माने जाएंगे। एक मिनट, मतलब मेरा इरादा नहीं था ठेस पहुंचाने का, लेकिन सामने वाले को बुरा महसूस हो गया तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव हो गया। कौन तय करेगा कि किसी को कैसा महसूस हुआ और क्यों हुआ? यही तो विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। आलोचकों का कहना है कि यह परिभाषा बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक है। मतलब इसका इस्तेमाल किसी से पुरानी दुश्मनी निकालने या निजी रंजिश में फंसाने के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम दिन भर में कितनी बातें अनजाने में कहे जाते हैं। इस नियम के बाद तो शायद कैंपस में लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने में भी डरने लगेंगे। और यहीं से शायद दूसरा बड़ा विवाद भी जुड़ा है, जो हमारे सूत्रों में बार बार आया है कि ये नियम एक तरफा है। ऐसा लगता है जैसे पहले से ही मान लिया गया है कि कौन अपराधी है और कौन पीड़ित। हाँ, विरोध का एक बड़ा कारण यही है। ये नियम इस धारणा पर आधारित है कि भेदभाव हमेशा एक सवर्ण छात्र ही करता है और पीड़ित हमेशा एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र होता है। अच्छा। लेकिन क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? इस नियम में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र किसी आरक्षित वर्ग के छात्र द्वारा जातिगत भेदभाव का शिकार होता है तो उसे इस नियम के तहत कोई सुरक्षा मिलेगी या नहीं। तो ये नियम सिर्फ एक दिशा में काम करता है। जी, ये तो संविधान के अनुच्छेद 15 की भावना के खिलाफ लगता है, जो हर तरह के भेदभाव को रोकता है। बिल्कुल। आलोचक जिसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, उसका खतरा तो वाकई मौजूद है। बिल्कुल।
और जब कानून सख्त हो, सजा बड़ी हो और परिभाषा अस्पष्ट हो, तो उसका तीसरा और सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, दुरुपयोग का, मिसयूज का। हाँ, सवर्ण समाज के एक बड़े वर्ग को डर है कि जैसे कुछ अन्य सख्त कानूनों के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं, वैसे इसका भी हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 छात्र हैं जो एक ही इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए होड़ में हैं। एक छात्र दूसरे को रेस से बाहर करने के लिए उस पर अप्रत्यक्ष भेदभाव की झूठी शिकायत कर दे। अब जब तक जांच पूरी होगी और वो निर्दोष साबित होगा, तब तक तो उसका मौका हाथ से निकल चुका होगा। जो मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बदनामी होगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? और अप्रत्यक्ष भेदभाव वाली शर्त इस दुरुपयोग की आशंका को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि वहां आपको सबूत नहीं देना है, बस ये कहना है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। इसे साबित करना या खारिज करना अदालत के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इन विवादों का असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, बल्कि पूरे कैंपस के माहौल पर भी पड़ सकता है। एक चिंता ये भी है कि इससे कैंपस में दोस्ती की जगह गुटबाजी बढ़ेगी। सही कहा। आलोचकों का डर है कि इस नियम के बाद छात्र एक दूसरे को दोस्त या क्लासमेट की नज़र से देखने के बजाय SC, ST, OBC या सवर्ण के चश्मे से देखने लगेंगे। क्लास में हुई कोई आम बहस या कैंटीन में हुआ कोई छोटा मोटा झगड़ा भी आसानी से जातिगत रंग ले सकता है। इससे तो पढ़ाई का माहौल ही खराब हो जाएगा। और जब समाज ऐसे गुटों में बंटता है, तो राजनीति पीछे नहीं रहती। हमारे सूत्रों में ये भी इशारा किया गया है कि इस नियम को लागू करने के पीछे राजनीतिक लाभ का मकसद भी हो सकता है। कई विश्लेषकों का यही मानना है। उनका तर्क है कि SC, ST और OBC समुदाय एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अक्सर सरकारें चुनाव के आसपास ऐसे नियम लाकर इस बड़े वर्ग को ये संदेश देने की कोशिश करती हैं कि वो उनकी हितैषी हैं। अच्छा। ये भारत की एक पुरानी सच्चाई है कि हमारी शिक्षा नीतियां अक्सर सामाजिक राजनीति से प्रभावित होती रही हैं। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां एक तरफ जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एक सख्त कानून है जिसके दुरुपयोग का डर है, और एक राजनीतिक एंगल भी है। तो आगे की राह क्या हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव एक बड़ी और शर्मनाक सच्चाई है। इसे खत्म करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत तो है, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो संतुलन बनाए। संतुलन से आपका क्या मतलब है? ऐसा कानून कैसा दिखेगा? संतुलन का मतलब है कि कानून न्याय का हथियार बने, किसी से बदला लेने का औजार नहीं। सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि वो अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसी अस्पष्ट धारणा को बिल्कुल साफ शब्दों में परिभाषित करे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ताकि इसकी मनमानी व्याख्या न हो सके। दूसरा, कानून को सभी छात्रों को समान सुरक्षा देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों। और तीसरा, झूठी शिकायत करने पर सजा का भी कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोग इसका दुरुपयोग करने से डरें। ये बहुत अहम बात है। असल में इस पूरे मामले का असली चैलेंज कानून बनाना नहीं है, बल्कि उस महीन रेखा को परिभाषित करना है जो अनजाने में की गई गलती और जानबूझकर किए गए भेदभाव के बीच होती है। बिल्कुल। UGC का ये नियम उसी रेखा को भारतीय कैंपस में खींचने की एक कोशिश है, लेकिन लगता है ये रेखा इतनी धुंधली है कि इससे चीजें सुलझने के बजाय और उलझ सकती हैं। बिल्कुल, मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर तरीका सही ना हो तो अच्छे इरादे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नियम पर दोबारा विचार करने और इसे और ज्यादा स्पष्ट और संतुलित बनाने की जरूरत है। तो उम्मीद है इस पूरी चर्चा ने इस जटिल मुद्दे को समझने में एक नई और साफ दृष्टि दी होगी। हमने नियम के हर पहलू को, उसके फायदे और उससे जुड़े डर दोनों को सामने रखने की कोशिश की है। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये नियम अपने मौजूदा स्वरूप में सही है या अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसी परिभाषा को और साफ करने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें आप तक ऐसी ही गहरी और जरूरी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। इस चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल रह गया है। ये कानून भेदभाव को सजा देने पर केंद्रित है, लेकिन क्या कोई कानून सच में किसी की सोच बदल सकता है, या असली बदलाव कहीं और से, शायद हमारे आपके अंदर से शुरू होता है? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।